Hi guys, so this is your today's test. So we will discuss this test thoroughly. So you have scored very good. So let's discuss today's paper. The first is very simple question that MNC stand for. MNC stand for multinational corporation. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ऑप्शंस को ध्यान से देखना. जैसे मल्टी नेशन, खाली नेशन, कॉरपोरेशन, तो ये मल्टीनेशनल है. सो छोटे मोटे ऐसे हैक एग्जामिनर कई बार करते हैं. सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज़ कॉल्ड. कोई भी इन्वेस्टमेंट जब एमएनसी करती है वो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है. सो दिस इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे थोड़ी फॉरेन की स्पेलिंग गलत है, ये टाइपिंग एरर है. और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है जब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने स्टेक या अपने जो शेयर्स है वो बेच देती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. राइट. सो गवर्नमेंट आजकल इस पे डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है. बहुत सारी पीएसयूज़ हैं, उसके गवर्नमेंट ने शेयर बेच के उसको, कई बार ये फंड रेज करने का तरीका होता है गवर्नमेंट का. जब स्टेक बेचती है तो गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा मिलता है. सो डिसइन्वेस्टमेंट यानी सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू द प्राइवेट एंटिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री. प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वेरी सिंपल. तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटा देना, यानी लिबरल हो जाना. प्राइवेटाइजेशन सिंपल, मतलब एक गवर्नमेंट के हाथ में होती है कुछ चीज़ें, कुछ प्राइवेट के हाथ में होती हैं. तो जो पब्लिक अथॉरिटी के हाथ में होती हैं वो गवर्नमेंट हो जाती हैं वो, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में चली जाती हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है. मतलब प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ किया जाता है कि कोई भी चीज़ प्राइवेट प्लेयर भी रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल राइट नाउ, पहले रेलवे क्या थी? पब्लिक थी. ऐसा नहीं था कि अंबानी की रेल चलती थी, ऐसा कुछ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं थे इसमें. लेकिन आज के दिन इसमें भी क्या हो गए, प्राइवेटाइज कर दिया है धीरे धीरे रेलवे को भी. पहले की और प्राइवेटाइजेशन का बात करूँ मैं, तो पहले बैंकिंग सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. लेकिन प्राइवेटाइज करने के बाद आप आज के दिन बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, येस बैंक हो गया. ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक हैं. गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ कर दिया है इन चीज़ों को रन करने के लिए. सो प्राइवेटाइजेशन इज़ सिंपल. एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड. तो ट्रेड के थ्रू जब इंटीग्रेशन होता है तो उसको क्या बोलते हो आप? ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द राइट आंसर. एमएनसी डू नॉट इंक्रीज. एमएनसी क्या इंक्रीज नहीं करती? ये याद रखना, नॉट इंक्रीज. क्या एमएनसी कंपटीशन को इंक्रीज करती है? बिल्कुल करती है. क्या एमएनसी प्राइस को फ्लक्चुएट करती है? डेफिनेटली करती है. क्या एमएनसी क्वालिटी इंप्रूव करती है या कम करती है? ये भी करती है. क्वालिटी अच्छी भी होती है, कई बार एमएनसी घटिया क्वालिटी भी लेके आती है, अच्छी क्वालिटी भी लेके आती है. तो सारे के सारे ये इंक्रीज़ करती है. पूछा क्या है? नॉट इंक्रीज. सो नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हेल्प करती है प्रोड्यूसर को, जिससे वो डोमेस्टिक मार्केट में जा सके? देखो, ट्रेड बैरियर कह रहा है बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करे. देखो, ट्रेड बैरियर यानी आप पे जब ट्रेड है उस पर कोई बैरियर ही लगा दिया तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक तक कहाँ जाएगा वो? तो गलत हो गया. और इंटरनल ट्रेड करोगे तो डोमेस्टिक को बढ़ावा देगा. सेम डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड एक ही बात है. तो फॉरेन ट्रेड जब होगा तो ये प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी देता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको एक्सपेंड किया जा सके. राइट. सो फॉरेन ट्रेड इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन. किस में हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड? इंक्रीज द चॉइसेस ऑफ गुड. डेफिनेटली जो चॉइस ऑफ गुड है वो इंक्रीज़ करता ही करता है. आज के दिन आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो फ़ॉरेन ट्रेड के चलते ही आपको मिलती हैं. अमेरिका का कोई भी सामान आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो, तो आपकी जो चॉइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है. और इसके चलते कई बार आपको प्राइस भी अच्छा मिल जाता है. जैसे चाइना के मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर डोमेस्टिक कंट्री एज वेल. सो डेफिनेटली प्राइस को भी कम करता है और मार्केट में जो कंपटीशन है उसको तो इंक्रीज़ करता ही करता है. सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर. ग्लोबलाइजेशन वॉज स्टिमुलेटेड बाय. ग्लोबलाइजेशन किससे बढ़ता है और कौन कौन सी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करती हैं?
तो डेफिनेटली चेंज इन टेक्नोलॉजी मदद करती है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा होती है तो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है। अनदर फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन। डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। सो अगेन ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज फैसिलिटेटेड बाय। सर्विस को कौन फैसिलिटेट करेगा? देखो, मशीन तो आपको पता है कि एक तरह से जो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है मशीन, और ये फिक्स रहती है। मतलब मशीन आपने किसी एक जगह लगा दी तो वो फिक्स ही रहेगी, कहीं बाहर जा उठती नहीं है मशीन, इधर से उधर नहीं जाती है, तो इससे ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं होगी। सेम मनी काम करती है, सेम लेबर भी मूव कर सकता है, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा सर्विस फैसिलिटेट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर सबसे करेक्ट आंसर है आपका इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप घर बैठे ही बैठे किसी को ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर किसी तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। सो IT इज़ द राइट आंसर। अगेन ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेड ऑन इम्पोर्ट, दैट इज़ ट्रेड बैरियर। इम्पोर्ट का मतलब होता है, जैसे आपका ये इंडिया है, आपने अमेरिका से कोई सामान मंगाना है, ये USA है, आपने अमेरिका से सामान मंगवाना है कोई भी, राइट, तो आपने ये इम्पोर्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इम्पोर्ट। अगर इंडिया से अमेरिका हम भेजते तो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जो इम्पोर्ट कर रहे थे उस पर हमने टैक्स लगा दिया। मतलब अगर कोई भी चीज़ USA में जो 20 रुपये की आप खरीद रहे हो और गवर्नमेंट को पता चला कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देगी। तो ट्रेड बैरियर हो गया ना, सिंपल। बैरियर का मतलब आप सिंपल ये समझो कि ये एक रोड है, और कई बार जब आप रोड पे बाइक लेके कई बार जा रहे होते हो, जब बाइक लेके आप कई बार जाते हो रोड पे, तो कई बार अगर बैरियर सा नहीं आता है, कई बार बैरियर आता है तो आपको स्लो करनी पड़ती है, तो आपकी ट्रेड है वो स्लो हो जाती है। सेम टैक्स लगा के गवर्नमेंट किसी को भी स्लो कर सकती है। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ ए ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रेड बैरियर हैं वो रिमूव कर देना, पॉलिसी को लिबरल हो जाना। तो लिबरलाइजेशन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करती? तो ट्रेड बैरियर को रिमूव करना डेफिनेटली राइट आंसर। अगर गवर्नमेंट कोई लिबरल पॉलिसी बनाती है वो भी सही है, और अगर गवर्नमेंट कोई कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है तो वो भी लिबरलाइजेशन को ही बढ़ावा देता है। इसमें पूछा नोट इंक्लूड, नोट पूछा है। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेक को बेचना। गवर्नमेंट अगर अपने स्टेक को बेचती है तो वो उसकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाती है, राइट। सो WTO स्टैंड फॉर देखो, वर्ल्ड टेनिस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस लिखा है, गलत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। याद रखना, पूछ सकती है NTSC। SEZ, व्हाट इज़ SEZ? SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जोन क्या होता है? जैसे सपोज करो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा जोन बना सकती है जहाँ पे जैसे ट्रेड बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे काफ़ी सारी टैक्स की छूट दी जाती है, या फिर उसमें 5 साल तक अगर आप ट्रेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करती है गवर्नमेंट, अगर उसमें आप कुछ करते हो तो आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। हमारे इंडिया में ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय। अगेन नोट पूछा है, नॉट सपोर्टेड बाय। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं किस चीज़ में प्रॉब्लम है। कौन सी चीज़ ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती? भाई प्राइवेटाइजेशन भी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती है। सपोज करो आज के दिन जैसे बैंकिंग सेक्टर को आप ले लो, बैंकिंग सेक्टर पहले प्राइवेटाइज नहीं था, आज के दिन प्राइवेटाइज कर दिया, HDFC बैंक खुल गया। तो क्या HDFC की बैंक की जो सेवाएं हैं क्या वो इंडिया में ही मिलती हैं? क्या बाहर नहीं मिलती? बाहर में मिलती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन भी सपोर्ट होता है। तो क्या सिर्फ हम जो सेक्टर हैं कुछ क्या इंडियन प्लेयर्स को ही बेच सकते हैं? क्या फ़ॉरेन को भी दे सकते हैं? तो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन तो होता ही होता है, और ग्लोबलाइजेशन में मदद करता ही है प्राइवेटाइजेशन, राइट। तो फर्स्ट इज़ सही है, और पूछा है कौन सा सही नहीं है। लिबरलाइजेशन अलग, वेरी इजी। लिबरलाइजेशन तो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। तो कोई भी इसमें से सही नहीं है, सिंपल। तो D इज़ द राइट आंसर, सिंपल। इसमें क्या परेशानी आनी थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, कौन सा गलत है? MNC एक्वायर स्मॉल कंपनी टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है जी। MNC या तो खरीद लेती है या उनको मार्केट को एक्वायर करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। टेक एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे ही अपनी जो MNC थी उसने जो अपने प्रोडक्शन को एक्वायर बढ़ाने के लिए उसने स्मॉल कंपनीज थी या तो उनको ख़त्म कर दिया या उनको ख़रीद लिया।
MNC इंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट, डेफिनेटली जॉइंट वेंचर में एंटर करती है। कई बार जैसे दो कंपनी मिलके काम करती है वो जॉइंट वेंचर हो जाता है। MNC ऑफर सब्सिडी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नहीं, सब्सिडी MNC ऑफर नहीं करती है। सब्सिडी का जनरली जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है सब्सिडी की, तो MNC ऐसी कोई काम नहीं करती है। MNC सेटअप ऑन प्रोडक्शन सेंटर इन फॉरेन कंट्री, डेफिनेटली करती है। ये हमने एग्जांपल में भी देखा था कि किस तरह से कोई भी पार्ट है, जापान में उसके पार्ट असेंबल होते हैं, अमेरिका में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया उसको इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, भेजता है कहीं से रॉ मटेरियल, तो एक MNC काफ़ी जगह अपने ऑफिस बना सकती है। सो ये भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो तीसरा गलत है, राइट। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस कंपटीशन फ्रॉम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का किससे कंपटीशन होता है, तो राइजिंग प्राइस, डेफिनेटली राइजिंग प्राइस, चीप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपटीशन इनसे होता ही होता है। जैसे कोई चीज़ हम बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेज रहे हम चीज़ों को, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। लेकिन जो चीप इंपोर्ट है ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सपोज करो जैसे ये आपकी कोई भी कंपनी है और ये आपकी जो कंपनी है इसमें आप कोई भी चीज़ सपोज करो 20 रुपये में बना रहे हो, कोई भी चीज़ आप 20, कोई भी आइटम 20 पर आइटम आप बना रहे हो। अगर वही चीज़ हमें चाइना से अगर 15 रुपये में मिल जाती है तो इस कंपनी से कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइना से ही खरीद लेंगे डायरेक्ट। समझ आ रहा है। तो मतलब हमको जो इंपोर्ट है, हम मतलब जो बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया। अगर वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया तो जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको तो कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम क्लेम ऑफ अमाउंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैक्सिमम कितना है, तो 20 लाख है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 लाख से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 20 लाख से 1 करोड़ आपकी स्टेट, और 1 करोड़ से ऊपर आपका नेशनल लेवल की जो कंज्यूमर कोर्ट है वो देखती है। अगेन नेशनल कंज्यूमर डे, वेरी इजी क्वेश्चन, 24 दिसंबर इज़ द राइट आंसर। What was the name given to the agency at the global level for the protection of consumer right? ग्लोबल लेवल पे एजेंसी को क्या नाम दिया गया, तो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, कंज्यूमर इंटरनेशनल। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, देखो अभी भी 2019 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, लेकिन जो कोपरा आपका जो सबसे स्टैंडर्ड का है, सबसे जो फर्स्ट हमने पास किया था, दैट वाज इन 1986। so 1986 इज़ द राइट आंसर। Right to information was passed in 2005, again the right answer is 2005. So the paper was very easy, and still if you have any problem, so let me know, then I'll try to solve your problem. I hope everything is clear to you. So have a good day, take care.